देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। और इसके बाद हमने बात किया था फर्स्ट वाले लेक्चर में डीएनए हेलिकेज एंजाइम के बारे में। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसके लिए कोफैक्टर चाहिए मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और ये मेन एंजाइम होता है अनवाइंडिंग के लिए, अनजिपिंग के लिए। अब हमने बात किया था यहाँ पे देखो जब ये रेप्लिकेशन बबल बनता है ना, इसको बोला था हमने रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। और यहाँ पे हमको मिलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये नाइट्रोजन बेस को कवर कर लेते हैं तो प्रिवेंट द रिफॉर्मेशन ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इसके अलावा हमने बताया प्रिवेंट द हेयर पिन लूप फॉर्मेशन। और हेयर पिन लूप क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। टोपो आइसोमरेज की बात करें, ये सुपर कॉइलिंग को रोकेगा। और अगर मैं बात करूँ ना, देखो टोपो आइसोमरेज ये जो एंजाइम है, यूकैरियोट में इसको होते हैं टोपो आइसोमरेज, इस एंजाइम को। कि प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में इस एंजाइम को होते हैं डीएनए गाइरेज, याद रखना है। टोपो आइसोमरेज तो बोल रहे हैं यूकैरियोट में, ठीक है। और ये डीएनए जो गाइरेज है ना, सेम फंक्शन इज डन बाय डीएनए गाइरेज इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में, ये ध्यान रखना है। और कुछ है नहीं। इसके बाद हमने बात किया था रेप्लिकेशन फॉर्क की। तो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे होते हैं, वाई शेप होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे बनते हैं, जहां पे ओआरआई होता है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वही बनेंगे ना जहाँ पे ओआरआई होता है। ओआरआई जहाँ पे होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसकी वजह से वहां पे रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। और ये वाई शेप हमको कुछ दिखते हैं, और जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो ये रेप्लिकेशन फॉर्क को मैं और अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे देखो किस तरह से ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हुए हैं, और देखो किस तरह से ये रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहा है। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंट स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं क्या, ये बताओ क्या है। ये है डीएनए, ठीक है। ये है हेलिकेज एंजाइम, ठीक। ये हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और साथ ही साथ ये देखो, ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो दिखा रहे हैं ना, ये क्या बताओ, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। चलो, तो रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब समझ गए। देखो कैसा दिख रहा है, ये वाई शेप दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कुछ इस तरह से वाई शेप। तो रेप्लिकेशन फॉर्क ये वाई शेप होते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया स्मॉल ओपनिंग, ये याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आया स्मॉल ओपनिंग। ये एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, मतलब एक यहाँ पे जो एक लूप है वही ओपन हो रहा है, तो ऐसा समझ सकते हो। देखो टोपोआइसोमरेज क्या करता था, रिलीज स्ट्रेस ड्यू टू सुपर कॉइलिंग, इट्स मेक ए कट इन डीएनए एंड रिलीज स्ट्रेस। ये डीएनए में कट लगाता है और स्ट्रेस को कम कर देता है। साथ ही साथ ये उस डीएनए को जहां पे कट लगाया है, जब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा या जो सुपर कॉइलिंग है वो खत्म होने के बाद, ये उस मेन डीएनए से जोड़ भी देता है, ये इस डीएनए से जोड़ भी देगा, ठीक। तो ये सारे फंक्शन हमने देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता था। और साथ ही साथ हमने एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन भी देख ली, जो नाइट्रोजन बेस को कवर करता था या कवर करके रखता था, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते थे, हेयरपिन लूप को फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। और यहीं पे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ रेप्लिकेशन बबल। साथ ही साथ हमने देखा रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होते हैं, ये वाई शेप होते हैं, ये ओआरआई पे ही बनते हैं, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग होती है। टोपो आइसोमरेज के बारे में हमने देखा कि प्रोकैरियोट में तो इसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, यूकैरियोट में इसको टोपो आइसोमरेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखो एक एक छोटे छोटे प्रोसेस देखते हैं। देखो अपना पहला स्टेप था अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करें इनिशिएशन, शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने बताया भी था कि देखो ये हमारा क्या है, ये जो है ये स्टेप फर्स्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए का जो मैकेनिज्म है उसमें फर्स्ट स्टेप है। तो देखो इनिशिएशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सम स्पेसिफिक साइट। देखो कुछ स्पेसिफिक साइट होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और इस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं, ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और इस ओआरआई में देखो ये स्पेसिफिक साइट है, यहाँ पे 80 रिच, 80 रिच, ये ध्यान रखना है 80 रिच होते हैं। 80 रिच होने से क्या होगा, ये बताओ, यहाँ पे 80 में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम होगा, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। उसके लिए उसको चाहिए कम एनर्जी। अगर यहाँ पे जीसी होता ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक, ये जीसी में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हेलिकेज एंजाइम को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और आपको पता है कि सेल के पास इतनी एनर्जी है नहीं कि एक साथ पूरे के पूरे डीएनए को वो ओपन कर दे। तो ये बात तो हमने समझी।
बात करें प्रोकैरियोट की, ओनली वन ओआरआई इज प्रेजेंट इन इट्स सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमने ये भी बताया था, देखो प्रोकैरियोट में एक ही ओआरआई पाए जाते हैं, सिंगल ओआरआई होता है, मतलब हम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमारे पास तो एक से ज्यादा डीएनए होते हैं और हमारा डीएनए लीनियर होता है, दस इसलिए एंटायर डीएनए एक्ट एज सिंगल रेप्लिकॉन। देखो वर्ड आया है रेप्लिकॉन। तो यहाँ पे जो ये पूरा डीएनए है, देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये देख रहे हो बैक्टीरिया का डीएनए, ई कोलाई का डीएनए है। यहाँ पे आपको कितना ओआरआई मिला बताओ, यहाँ पे एक ही ओआरआई मिला, ये सिंगल ओआरआई मिला, और इसको बोलेंगे रेप्लिकॉन। देखो रेप्लिकॉन को और अच्छे समझते हैं यूकैरियोट में, ठीक है। अभी आप इतना समझो क्या कि प्रोकैरियोट में सिंगल ओआरआई मिलेंगे, ठीक है, और इसको हम रेप्लिकॉन बोलेंगे। तो पूरे डीएनए को हम रेप्लिकॉन बोलते हैं, एंटायर डीएनए एक्ट एज सिंगल रेप्लिकॉन। यूकैरियोट की बात करते हैं, हमने बताया भी था मेनी ओआरआई, एक से ज्यादा ओआरआई, तो रेप्लिकेशन का जो पॉइंट होगा एक से ज्यादा होगा। तो देखो ये लीनियर डीएनए में ये मेनी ओआरआई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीनियर डीएनए, और लीनियर डीएनए कहाँ पे मिलता है, यूकैरियोट में, ठीक है। दस देयर आर मेनी रेप्लिकॉन, इसलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेप्लिकॉन मिलते हैं। देखो एक चीज और है कि यहाँ पे रेप्लिकॉन ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं ओराई साइट यूकैरियोट में ज्यादा मिल रहा है, वो क्यों, देखो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में जो डीएनए होते हैं उसकी लेंथ कम होती है, तो वहां पे सिंगल ओराई होता है, और वो रेप्लिकेशन, देखो अगर हम बात करें हमारा जो डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है, साइज ज्यादा है, साइज काफी बड़ा है, तो वहां पे रेप्लिकेशन करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा ओराई चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना है, डीएनए बनाना है, पूरी लेंथ का ही डीएनए बनाना है, जितनी लेंथ का डीएनए है उतनी ही लेंथ का एक और डीएनए बनाना है। और लेकिन ये जो डीएनए है वो बहुत बड़ा है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट के कंपेयर में, तो हमको ज्यादा से ज्यादा ओआरआई चाहिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए छोटा है, इसलिए वहां पे सिंगल ओआरआई से ही काम चल जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, मोर देन ओआरआई पाए जाते हैं। देखो हमारा, देखो बात करें यहाँ पे 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई में, ई कोलाई में ये बेस पेयर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, तो अगर लेंथ इसका मेजर करते हैं तो 1.37 मीटर के आसपास इतना समथिंग निकल के आता है। ह्यूमन की जो लेंथ की बात करें, पहले हम बेस पेयर की बात करते हैं, 10.9 बेस पेयर, 6.6 × 10.9 बेस पेयर, और जो हमारा डीएनए का लेंथ होता है 2.244 मीटर। तो कहीं ना कहीं हमारा डीएनए काफी बड़ा है इस प्रोकैरियोट के कंपेयर में, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन ओआरआई मिलते हैं, ठीक है, मोर देन वन। तो ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो एक से ज्यादा ओआरआई मिलेंगे तो एक से ज्यादा रेप्लिकॉन भी मिलेंगे। अब रेप्लिकॉन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ही ओआरआई था, प्रोकैरियोट में तो सिंगल रेप्लिकॉन था, मतलब पूरा डीएनए ही एक रेप्लिकॉन की तरह है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो, ये डीएनए लीनियर डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए है, यहाँ पे ओआरआई मिला, ठीक है। और आपको पता है जो रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है, हमने बताया भी है कि यहाँ पे जो हेलिकेज एंजाइम होते हैं ये दोनों साइड आके बैठते हैं, तो ये इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जो ओआरआई दिख रहा है ना, ये ओआरआई, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा ओआरआई मिला, ये तीसरा मिला, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट में रेप्लिकेशन हो रहा है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन, समझो इस चीज को। यहाँ पे देखो इस पॉइंट में रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये पॉइंट, इतने पार्ट में रेप्लिकेशन हो रहा है तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे रेप्लिकॉन। इतने पार्ट में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो बोलेंगे रेप्लिकॉन। यहाँ पे इतने पार्ट में रेप्लिकेशन हुआ तो इसको बोलेंगे रेप्लिकॉन। तो देखो ओआरआई यहाँ पे ज्यादा है, ओआरआई यहाँ पे ज्यादा है, तो हर पार्ट में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए के हर पार्ट में कुछ ना कुछ पार्ट में रेप्लिकेशन हो रहा है। कई जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो जितनी जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकॉन बोलेंगे। सर रेप्लिकॉन से रिपीट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, ओके। चलो रेप्लिकॉन से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो देखो रेप्लिकॉन ये जो वर्ड आया है ना, प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट में देखो रेप्लिकॉन कितने होते हैं, एक ही होते हैं, सिंगल रेप्लिकॉन होता है। देखो ओनली वन ओआरआई इज प्रेजेंट इन इट्स सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्रोकैरियोट के पास एक ही सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और यहाँ पे एक ही ओआरआई साइट पाए जाते हैं। इनका डीएनए काफी छोटा होता है, ठीक है, डीएनए का साइज छोटा होता है, या हम बोल सकते हैं कि इनका जो डीएनए होता है वो काफी छोटा होता है हमारे यूकैरियोटिक डीएनए से। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए
इनको ये एक ORI से ही काम चला लेते हैं, एक ORI से ही, एक ORI वाले जो पोर्शन है, मतलब बोल सकते हैं जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से स्टार्ट होता है क्या, रेप्लिकेशन, और वहीं से बनना स्टार्ट होता है हमारा डीएनए। यहाँ बोल सकते हैं उसी पॉइंट ORI साइड पे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे साइज कम होने की वजह से प्रोकैरियोट में यहाँ पे ORI साइड कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं, जबकि यूकैरियोट में हमारा साइज डीएनए का ज्यादा बड़ा है, 2.24 मीटर के समथिंग है। तो यहाँ पे हमको मोर देन 1 ORI की रिक्वायरमेंट है। रेप्लिकेशन एक से ज्यादा जगह से स्टार्ट होता है, तो हमारे डीएनए में रेप्लिकेशन कई जगह से स्टार्ट होता है। देखो हमारा डीएनए में देखो रेप्लिकेशन कई जगह से स्टार्ट हो सकता है। देखो यहाँ से यहाँ पे अगर ORI मिला तो रेप्लिकेशन यहाँ से भी स्टार्ट होगा, ORI यहाँ मिला तो रेप्लिकेशन यहाँ से भी स्टार्ट होगा, ORI मिला तो रेप्लिकेशन यहाँ से भी स्टार्ट हो गया। देखिए प्रोकैरियोट में क्या होता है ना कि प्रोकैरियोट में डीएनए छोटा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ एक ही रेप्लिकेशन पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 एंटायर डीएनए एक्ट एज सिंगल रेप्लिकॉन, एक ही ORI मिलेगा तो रेप्लिकेशन का पॉइंट एक ही होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मिलेगा सिंगल रेप्लिकॉन। थोड़ा सा आइए यूकैरियोट की बात करते हैं। मेनी ORI प्रेजेंट इन दियर लीनियर डीएनए, हमारे लीनियर डीएनए में एक से ज्यादा ORI मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे मोर देन 1 ORI मिल रहे हैं, तो रेप्लिकेशन का पॉइंट एक तो ये है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दूसरे रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तीसरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है ना वो कैसी होती है बताओ, बाई डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन की जो डायरेक्शन होती है बाई डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन इस साइड में भी होगा, इधर से भी चलता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। ये यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को इधर भी ब्रेक कर रहा है, इस साइड भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट है, इधर से भी चला इधर से भी चला। अब बताओ यहाँ पे कितने रेप्लिकॉन बने, तो देखो इधर साइड रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे इस साइड, तो यहाँ पे देखो एक रेप्लिकॉन तो यहाँ पे बन गया, इस साइड भी रेप्लिकेशन हो रहा है तो इस साइड भी ये रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक रेप्लिकॉन बना, इस साइड भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इस साइड भी रेप्लिकेशन हो रहा है, ये दूसरा रेप्लिकॉन बना। मतलब हम देख रहे हैं ORI ज्यादा है तो रेप्लिकॉन भी हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ORI ज्यादा तो रेप्लिकॉन भी ज्यादा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझ गए होंगे कि रेप्लिकॉन, हाँ रेप्लिकेशन वाला पॉइंट, और ये कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन अकर ऑन बोथ साइड ऑफ ORI साइमल्टेनियसली। तो ये चीज समझिए कि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, दोनों साइड रेप्लिकेशन दोनों साइड में होता है ORI के, ये ORI है इसके दोनों साइड में रेप्लिकेशन स्टार्ट है, क्लियर। तो ये बात है इसमें, ये क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखो स्टेप फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, बात करते हैं स्टेप सेकंड की। अभी स्टेप सेकंड में क्या होता है, हमने डीएनए को ओपन कर दिया है, डीएनए को खोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। हाँ पूरा एक साथ नहीं हो रहा है, सारा डीएनए एक साथ ओपन नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कुछ पॉइंट पे ही डीएनए ओपन किया जा रहा है, कुछ पॉइंट पे ही डीएनए ओपन होते हैं, वहां से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो पहले तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। देखो ये बाई डायरेक्शनल की बात की, बाइक मतलब क्या हुआ, टू, दो डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं ये बताओ। ये हमने बताया था इस पॉइंट को रेप्लिकेशन बबल बोला था, ये रेप्लिकेशन बबल। इस रेप्लिकेशन बबल से आप देख रहे हैं ना दोनों पॉइंट में दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, इधर भी हुआ इधर भी हुआ। और आपको पता है एक स्टैंड इसमें क्या होगा, एक स्टैंड बताओ क्या होगा, पेरेंटल होगा, ठीक है, जैसे हमने ये बताया ये। और यहाँ देखो ये डीएनए, ठीक है, इसी साइड इधर भी डीएनए है। अभी ये डीएनए नहीं ओपन हुई, ये डीएनए भी ओपन नहीं है, ये डीएनए ओपन नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये डीएनए का, ये वाला पोर्शन ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब बताओ ये मेन डीएनए है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंटल डीएनए, ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरेंटल। ये भी क्या हुआ हमारा, पेरेंटल डीएनए हुआ, या इसी को बोलेंगे ओल्ड स्ट्रैंड, या इसी को बोलेंगे बताओ क्या, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। तो देखो रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन में होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन में दोनों डीएनए में से किसी एक डीएनए पे टेम्पलेट होता है, कोई एक डीएनए टेम्पलेट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, ये पॉइंट नोट करना है आपको, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। अब एमआरएनए कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डीएनए कैसे बताओ, डबल स्ट्रैंड है। अब देखो डीएनए डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंड है, ये सपोजेड ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन सॉरी
देखो टेम्पलेट कोई एक स्टैंड होगा, डीएनए के दोनों स्टैंड टेम्पलेट नहीं होंगे, कोई एक स्टैंड ही टेम्पलेट होगा जिसको हम बोलेंगे पेरेंटल स्टैंड, जिसको हम क्या बोलेंगे एंटीसेंस स्टैंड, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या नार्कोटिक स्टैंड। ये सबने पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या नोट करने वाली बात है, ट्रांसक्रिप्शन में देखो डीएनए को दोनों स्ट्रैंड से, अब दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता है वो हम बात करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे। दोनों डीएनए टेम्पलेट नहीं है, कोई एक स्ट्रैंड ही, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट नहीं है, कोई एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट है और किसी एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। जबकि बात करें डीएनए में तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए और दोनों ही स्ट्रैंड से क्या फॉर्मेशन होता है डीएनए का, स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड से भी डीएनए का फॉर्मेशन होगा, इस स्ट्रैंड से भी डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है इसमें ये रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ये बिहेव करते हैं एज ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट है। तो ये बात समझ में आई कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बिहेव करते हैं एज ए टेम्पलेट। तो आपको याद रखना है कि रेप्लिकेशन में तो किसी एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनेगा या आरएनए बनेगा, तो जिस स्ट्रैंड से बनेगा तो वहां पे उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में तो प्रोकैरियोट में सॉरी जबकि हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन में तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड से ही डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ये नोट करने वाली बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज समथिंग, इट इज ए स्टैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑन विच यू मेक समथिंग, when the strand of nucleic acid is used to make something on it, then this original strand is called as the template। तो हम मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, उनमें से अगर हम किसी से कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, कोई एक नया स्ट्रैंड बना रहे हैं तो वो टेम्पलेट कहलाएगा। जैसे हमने बोला कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, इनके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया, ये भी अलग हो गए ये भी अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और दोनों से ही डीएनए बना रहे हैं, तो दोनों ही टेम्पलेट होंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, ये डीएनए है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड से हमारा नहीं बनता है, तो जिस स्ट्रैंड से बना रहे हैं उसको टेम्पलेट बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस स्ट्रैंड से कुछ बनेगा या कोई भी स्ट्रैंड बनेगा या कोई भी चैन बनेगी उसको ही क्या बोलेंगे टेम्पलेट बोलेंगे। तो बड़ा आसान है, टेम्पलेट का मतलब पेरेंटल स्ट्रैंड, एंटीसेंस या नॉन कोडिंग, ये सब क्यों बोलते हैं ये सब हम आगे समझेंगे। खैर मैंने पढ़ाया भी है, फिर से एक बार और समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। न्यू चेन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, ये नया चेन बनता कैसे है। हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमको दो डीएनए मिले। अब यहाँ पे जो दो डीएनए मिले, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है। अब एक स्ट्रैंड से एक डीएनए और दूसरे स्ट्रैंड से भी दूसरा डीएनए हमको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखो ये, अब ये जो ये न्यू चेन है, ठीक है, ये बना कैसे है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो ये ओल्ड स्टैंड है, ये ब्लू वाला क्या है ओल्ड स्टैंड है, और ये आपको येलो वाला क्या दिख रहा है ये न्यू स्टैंड है, ठीक है। तो ये नया चैन कैसे बनता है उसी के बारे में बात करें, उसी के बारे में हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चैन। देखो इसके लिए चाहिए हमको एंजाइम, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज डन बाय ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ये न्यू चेन बनता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। और हमने आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था डीएनए पैकेजिंग, और डीएनए पैकेजिंग में हमने बताया था कि जो एनएचसी प्रोटीन होते हैं, एनएचसी जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन होते हैं, हमने बताया देखो ये प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। सेकंड वाला जो हमने बताया था ये कुछ यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन में हमने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ पे लाइगेज, ये लाइगेज, ये सब एनएससी प्रोटीन होते हैं, ये तीनों के तीनों एनएससी प्रोटीन। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमको पता है डीएनए से ही क्या बनता है, बताओ डीएनए से ही बनता है क्या, ये डीएनए है तो डीएनए से बनता है डीएनए, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसके लिए एंजाइम भी तो वही होगा ना जहाँ पे आपको डीएनए बनाना है। तो जहाँ पे डीएनए है वहां पे हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो उसके लिए एंजाइम भी तो यही होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज भी डीएनए के पास ही होता है। आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए से ही आरएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनता है आरएनए भी बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमको चाहिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए चाहिए हमको डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है।
लाइगेज क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है, आगे देखेंगे इसका फंक्शन। तो ये बात तो समझ गए होगा कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, लाइगेज है, ये सब क्या है, एनएससी प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन है। ये हमने आपको बताया कब, जब हम पढ़ रहे थे डीएनए पैकेजिंग एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे थे। एडवांस लेवल मतलब क्या था कि देखो सोलिनाइड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, यहाँ तक जो पैकिंग होती है डीएनए से न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन बने जिसको हम सोलिनाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहाँ तक जो पैकिंग होती है उसको करता है हिस्टोन प्रोटीन पैक। हिस्टोन प्रोटीन से पैकिंग होती है तो बनते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसके बाद क्रोमैटिन फाइबर से जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बनते हैं, यहाँ पे लिए जो पैकिंग होती है, इसके लिए जो पैकिंग होती है, इसके लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनएससी प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे पैक नहीं करता है, यहाँ पे पैक करता है एनएससी प्रोटीन, और ये एसिडिक प्रोटीन होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोटीन होते हैं इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, तो हमने सेकंड टाइप वाला डिस्कस किया। सेकंड टाइप का जो प्रोटीन है वो है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। क्लियर है? तो ये हमने वहां पे देखा था, और अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था पेज नंबर 99 पे, आप देख सकते हैं डीएनए पैकेजिंग, बिल्कुल लास्ट वाला लाइन लिखा हुआ है कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन that collectively referred to as non-histone chromosomal protein। अब वो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कौन है, तो हमने बता दिया यहाँ पे एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं वही एंजाइम बनाते हैं, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और लाइगेज ये एंजाइम है, और ये भी कहीं ना कहीं बने हैं किससे, प्रोटीन से, और वो प्रोटीन कौन है, एनएससी प्रोटीन है। तो उस एनसीईआरटी के लाइन को हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इससे हम बनाते हैं डीएनए, या हम पॉलीमराइजेशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड का। जैसे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट होते हैं। ये शुगर बेस और फॉस्फेट, तो ये शुगर बेस और फॉस्फेट कैसे जुड़ते हैं, ये हमने बता भी रखा है कि शुगर बेस, जैसे सब हमने सपोज ये क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड का, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, इनको आपस में जोड़ना है, ये पॉलीमराइजेशन करना है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का या इनको आपस में पॉलीमराइजेशन का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या हुआ, ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बात भी समझ गए कि ये मेन एंजाइम है, ये मेन एंजाइम है डीएनए की न्यू चेन बनाने के लिए, मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, आगे देखेंगे। और ये जो चेन बनेगी हमेशा बनेगी, न्यू न्यू चेन बनेगी किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने बता भी रखा कोई भी नई चेन बनेगी हमेशा वो 5 टू 3 प्राइम में बनेगी। वो नई चेन जो है वो 5 टू 3 प्राइम में क्यों बनेगी, इसको हम समझेंगे अभी कुछ टाइम बाद। देखो न्यू स्ट्रैंड 5 टू 3, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3, और सो इट्स टेम्पलेट स्टैंड मस्ट बी इन 3 टू 5 डायरेक्शन। तो इसका जो टेम्पलेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, 3 टू 5 डायरेक्शन में होगा। इन सब बातों को बस हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और फिर बताएंगे। देखो ये बाई डायरेक्शनल होता है, हमने बताया भी था कि जो रेप्लिकेशन होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पे जो मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में या डीएनए की नई चेन बनाने के लिए जो हमारे पास मेन एंजाइम है वो कौन सा है। तो हमने बता रखा था मेन एंजाइम हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन इसके भी टाइप हैं। तो देखो इसको कौन कौन से टाइप, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मेन एंजाइम है उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, या इसी को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं डीएनए डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जो डीएनए है ये क्या है एक्चुअली, ये इसको बोल सकते हो रिएक्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। और यहाँ पे ये जो डीएनए है ये क्या है, प्रोडक्ट, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला यहाँ पे जो हमारा डीएनए है उसको हम नाम मान लिया सबस्ट्रेट, और ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, क्या बना, डीएनए। हम पढ़ क्या रहे हैं, रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में क्या बना, डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। तो डीएनए सबस्ट्रेट की तरफ भी बिहेव कर रहा है और डीएनए प्रोडक्ट की तरफ भी बिहेव कर रहा है। अब इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए को बनाएगा। तो देखो बना क्या, प्रोडक्ट क्या है, डीएनए, सबस्ट्रेट क्या है, डीएनए। और ये डीएनए, ये जो डीएनए है ये किस पे डिपेंड है बताओ, ये डीएनए डिपेंड है किस पे, इस डीएनए पे।
तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा इस डीएनए पे। ये डीएनए पॉलीमरेज ये वर्क करेगा किस पे? इस डीएनए पे, और यहाँ इस डीएनए से नया चेन बनाएगा, ये न्यू डीएनए। तो इस चीज को समझो, बड़ा आसान है। तो इस एंजाइम का नाम याद रख, आप बस नाम याद रख सकते हो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैंने कई तरीके से समझा दिया इसको। चलो ये मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन में। अब बात करते हैं, देखो हमारे जो सिलेबस में है वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट के बारे में नहीं पढ़ना है। यूकैरियोट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको हम पढ़ भी नहीं सकते, ये हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो हमारे सिलेबस में प्रोकैरियोट का ही रेप्लिकेशन, या हम इस मॉलिक्यूलर बेसिस जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसमें हम प्रोकैरियोट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूकैरियोट के बारे में दे देते हैं। तो देखो प्रोकैरियोट में ये जो टाइप होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, ये 3 टाइप्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। खैर, अब आपके सिलेबस में यही 3 एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डीएनए पॉल फर्स्ट, इसको पॉल भी बोलते हैं, डीएनए पॉल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन ये 3 टाइप्स के नहीं होते, ये 5 टाइप्स के भी होते हैं। तो खैर वो 5 के, ये 6 टाइप के होते हैं, और वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, वेट, देखो जैसे आप देख सकते हो कि, चलो इसमें तो है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। देखो एक तो होता है हमारे पास, जैसे हमने बताया कि एक तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो गया, एक डीएनए पॉलीमरेज सेकंड हो गया, और एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया। इसी तरह से एक डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ भी होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ भी होता है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पॉलीमरेज फोर्थ भी होता है, ये सिलेबस में है नहीं। पॉलीमरेज फिफ्थ भी होता है, ये भी सिलेबस में है नहीं। और साथ ही साथ होता है फैमिली डी, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट में 5 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जो कि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो और इनमें से भी हमको मेन पढ़ना है फर्स्ट और थर्ड के बारे में। सेकंड के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में, और हमको पढ़ना भी नहीं है। तो हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड के बारे में, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड, इन्हीं का मेन फंक्शन है। अब यूकैरियोट की बात करें तो देखो यूकैरियोट में 5 टाइप्स के हैं ये डीएनए पॉलीमरेज। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं, और ये हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और 5 टाइप क्या है, मतलब और भी आप देख सकते हो, और भी कई तरीके के होते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे यूकैरियोट की बात करते हैं। हाँ देखो, ये यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज हैं, पॉलीमरेज बीटा, यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्डा, सिग्मा, म्यू। इस तरह से पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, पॉलीमरेज ईटा, योटा एंड कप्पा, पॉलीमरेज रे 1 एंड जीटा, टीलोमरेज। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस पर क्वेश्चन भी नीट 2016 में आया हुआ है, ठीक है। इसको आरएनपी प्रोटीन भी बोलते हैं, आरएनपी प्रोटीन भी बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो खैर इसके बारे में सेल डिवीजन बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है पॉलीमरेज गामा, थीटा एंड न्यू। तो ये इतने टाइप के पॉलीमरेज है यूकैरियोट में, जो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। तो हम अपने सिलेबस पे आते हैं, देखो तो आपको बस याद क्या कर रखना है कि देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, इसके लिए हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। ये हमेशा न्यू चेन बनेगी 5 to 3 डायरेक्शन में। तो जो टेम्पलेट होगा जिस पे बन रहा है, तो जैसे हम बात करें कि ये हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं बात करूँ, ये 5, ये 3 डैश हुआ, ये 5 डैश हुआ, और यहाँ पे बताओ इसके सामने क्या आएगा, 5 डैश, तो इसके सामने क्या आएगा, 3 डैश। अब नया चेन बनेगा, तो नया चेन हमेशा बताओ यहाँ से बनना शुरू होगा, ठीक है। ये बन रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे बनता है नया डीएनए। तो बताओ अगर ये 3 है, तो बताओ ये क्या होगा, 5। और ये यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, तो ये क्या हो गया, 3। तो देखो न्यू चेन, ये न्यू चेन बना। ये तो पुराना डीएनए था, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। और ये है न्यू चेन। तो डायरेक्शन बताओ,
5 to 3 डायरेक्शन, नई चेन बनने की डायरेक्शन किधर है? 5 to 3 डायरेक्शन। ये नई चेन बनने की डायरेक्शन किधर है? 5 to 3। और जो टेम्पलेट स्टैंड है, ये बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी पोलरिटी क्या है? ये टेम्पलेट की पोलरिटी क्या है? देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो टेम्पलेट है उसकी पोलरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। टेम्पलेट हमेशा कैसे होंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो टेम्पलेट स्टैंड होगा उसकी पोलरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि जो नया चेन बनेगा उसकी पोलरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। और यहाँ पे मेन एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और हम बात करें यूकैरियोट, हमारे सिलेबस में है नहीं, यूकैरियोट में 5 टाइप के मिलते हैं यहाँ पे एंजाइम, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी हम और है तो हमारे पास 6 टाइप के, लेकिन हम यहाँ पे मेन है हमारे पास 3 टाइप के। उनमें से भी हम देखेंगे सबसे ज्यादा डीएनए पॉलीमरेज और थर्ड के बारे में। हमको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो पॉलीमरेज गामा थीटा, ठीक है। तो पॉलीमरेज गामा थीटा वगैरह हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे सिलेबस नहीं है, तो इसको पढ़ना नहीं है। बस हमने बस ऐसे एज इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया है। इसके बाद पढ़ना नहीं है, बस हमको पढ़ना है इसी के बारे में। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, फर्स्ट और थर्ड के बारे में। तो प्रोकैरियोट हमारे सिलेबस में, यूकैरियोट सिलेबस में नहीं है। तो बस हमने बताया, देखो ये यूकैरियोट में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि ये 5 टाइप्स के होते हैं ये एंजाइम। प्रोकैरियोट में थ्री थ्री क्या, ये 6 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 टाइप है। और उनमें से भी हमको पढ़ना है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड के बारे में, ठीक है। ये इसी के बारे में पढ़ना है। तो बस और कुछ नहीं है इस पेज में, वो हमको पढ़ना नहीं है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। जब कभी भी कहीं भी मिल जाए कॉर्नबर्ग एंजाइम, तो कॉर्नबर्ग एंजाइम कहाँ पे मिलते हैं? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोकैरियोट, क्योंकि देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये हम प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉर्नबर्ग एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोट में। दूसरा, फिर से बात करें प्रोकैरियोट, अच्छा कॉर्नबर्ग एंजाइम ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के एंजाइम होते हैं या सेकंड होते हैं या थर्ड होते हैं? तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? ये जो कॉर्नबर्ग एंजाइम होते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होते हैं, ठीक। ओके चलो फिर देखते हैं। अच्छा इसकी, इस एंजाइम की डिस्कवरी किसने की थी? कॉर्नबर्ग ने। तो इसलिए इनके नाम पे ही रखा गया डिस्को, देखो डिस्कवर बाय कॉर्नबर्ग। तो डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की थी कॉर्नबर्ग ने। तो इस इनकी डिस्कवरी के नाम पे इनका ही नाम रख दिया गया कॉर्नबर्ग एंजाइम। देखो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होते हैं ये, डीएनए पॉलीमरेज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सेल में, ठीक है। और ये प्रिंसिपल रिपेयर एंजाइम भी होते हैं। ये क्या करते हैं? रिपेयर करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रिपेयर एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। कैसे रिपेयर करते हैं आगे देखेंगे। इसको कॉनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की, तो ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। याद रखना है, ये बहुत सुस्त होते हैं, सेल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। कभी जरूरत हो गई, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एब्सेंट है, ये रिपेयर नहीं कर पाते। देखो रिपेयरिंग इंजन दोनों है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी है सेकंड भी है, थर्ड नहीं है। रिपेयर करने का काम, डीएनए में कोई गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी कैसे होगी? जैसे ए है, ए के साथ टी होना चाहिए, हुआ क्या? ए के साथ जी हो गया। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ी होगी कि नहीं हुई? हाँ, यहाँ पे रिपेयर करने की आवश्यकता है। अनवांटेड नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो चुकी है, तो इससे क्या होगा बताओ? इससे म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करता है, चेक करता है, इसको रिपेयर करता है, इसको जी को हटाएगा। कौन? ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। ये डीएनए पॉल फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों काम करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। लेकिन मेन रिपेयरिंग एंजाइम कौन है? फर्स्ट। हमने बोला कि देखो ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये सेल में सोता रहता है, बहुत लेजी है, कुछ काम नहीं करता है। ये अगर सपोज दैट, देखो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यहाँ पे चाहिए 100% एक्यूरेसी। मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, एक सेकंड में, एक सेकंड में एक साइड, एक सेकंड में एक साइड, क्योंकि रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन होता है, किसी एक साइड, जैसे हम बात करें ये, ठीक है।
और इस साइड ऐसे यहाँ पे भी डीएनए है। किसी देखो दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है, तो किसी एक साइड 1 सेकेंड में कितना न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है? 2000। ये बेस पेयर, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जो नया डीएनए बनता है, नई चेन बनती है, नई चेन में 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड किया जाता है। इतना फास्ट काम होता है। तो इतना फास्ट काम होगा तो उसके लिए एक्यूरेसी भी तो चाहिए ना, कि कहीं कोई गलती होगी, अगर कोई गलत हो गया, कोई नाइट्रोजन बेस अनवांटेड नाइट्रोजन बेस पेयरिंग हो गई, तो इससे क्या होगा बताओ? इससे डीएनए में म्यूटेशन होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? कोई गलती हो गई, उसको प्रूफ रीडिंग करता है, इसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड। ये ध्यान रखना है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड इसको करते हैं रिपेयर। और इनमें से भी मेन रिपेयरिंग एंजाइम कौन बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, ये भी काम करेगा। अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं है, एब्सेंट है, तो इसकी जगह पे करेगा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का। ठीक है, तो फर्स्ट ही सारा काम कर ले रहा था, सेकंड की आवश्यकता इसलिए पड़ी कभी ये एब्सेंट हो गया या काम नहीं कर पाया, तो इसके लिए हमको चाहिए सेकंड, क्योंकि हमको चाहिए 100% एक्यूरेसी। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं। देखो, तो मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन ये है, मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन। और इसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को हम रेप्लिकेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेज एंजाइम। ये मेन एंजाइम है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रेप्लिकेज एंजाइम। ठीक है, रेप्लिकेज एंजाइम। फिर से मैं बात करूं, डीएनए पॉलीमरेज, इसकी डिस्कवरी की कॉर्नबर्ग, इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिपेयर मेन रिपेयरिंग है, ये मेन रिपेयरिंग एंजाइम है। और साथ ही साथ देखो, डीएनए पॉलीमरेज से ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, साथ ही साथ ये भी रिपेयर करता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये रिपेयर नहीं करता है, इसका रिपेयर वाला फंक्शन नहीं है। तो ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए। ये क्या करता है? ये डीएनए जो है ना, ये डीएनए, इस डीएनए में लंबी लंबी चेन बनाता है, ये लंबी लंबी चेन बनाएगा। ठीक है, छोटी चेन बनाने का, शॉर्ट चेन बनाने का काम कौन करता है? ये काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड। देखो, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, तो देखो क्या लिखा हो, फॉर्म शॉर्ट चेन। ये छोटी चेन बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे चेन बनाएंगे डीएनए ऐसे। ठीक है, पढ़ेंगे ये कैसे चेन बनता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड, इनका देखो मेन फंक्शन क्या है? रिपेयर करने का। तो ये इनका फंक्शन चेन बनाने का नहीं है, इनका मेन फंक्शन क्या है? रिपेयर करने का। इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी चेन नहीं बनाते, छोटी छोटी चेन बनाते हैं। जबकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मेन फंक्शन क्या है? बड़ी बड़ी चेन बनाना, लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन, ये फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं मेंशन हुई, इसको भी देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑलवेज जो नई चेन बनेगी उसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा? उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। क्योंकि हमने बताया कि देखो, ये है आपका 3 डैश, ये 5 डैश, 3 डैश, 5 डैश। अब देखो यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड थे, और हम रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम लाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगे। इसके बाद हर एक स्ट्रैंड से क्या बनता है बताओ? हर एक स्ट्रैंड से डीएनए बनता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से ऐसे डीएनए बनता हुआ चला जा रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, और आगे की तरफ ये डीएनए से बढ़ता जाएगा। ठीक, तो बताओ इसके सामने, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, जब भी डीएनए बनता है तो पोलरिटी आपको पता है ना, पोलरिटी कैसी होती है? एक होता है, बताओ, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश टू ये 5 डैश, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं। और इसमें पोलरिटी कैसी होती है? रिवर्स होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इनमें पोलरिटी रिवर्स होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यही चीज यहाँ पे समझिए, ये 3 प्राइम है, तो ये क्या हो गया? 5 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम। और हमेशा डीएनए की नई चेन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनती है, ये न्यू। ठीक है, न्यू चेन है। तो ये बताओ, ये क्या हो गया? ये टेम्पलेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ये समझ गए होगे कि देखो, ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये चेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये छोटी चेन बनाए चाहे बड़ी चेन बनाए, हमेशा डायरेक्शन क्या होगा बताओ? 5 टू 3 डायरेक्शन में होगा। छोटी चेन बनेगा तब भी डायरेक्शन 5 टू 3 होगा। नई चेन बनाने का, बड़ी चेन भी बने तभी भी डायरेक्शन होगा 5 टू 3 प्राइम। ये बात आ गई समझ में? इस चीज को और भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, रिमूव आरएनए प्राइमर।
तो देखो होता क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है। देखो डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर आके जुड़ता है। अब आरएनए प्राइमर क्या है इसको समझेंगे। ये आरएनए प्राइमर है और ये क्या है, ये है डीएनए, ठीक है। तो ये सबसे पहले आरएनए प्राइमर आके यहाँ पे जुड़ता है। अब इसको बनाने के लिए एंजाइम होता है प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, क्यों आता है, क्यों जुड़ता है, उसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे देखो जो आरएनए प्राइमर बना है, इसको रिमूव करने का काम, इसको हटाने का काम बाद में, जब डीएनए बन जाने के बाद इसको हटाने का काम कौन करता है, इसको हटाने का, इसको रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या है, एक तो छोटी चेन बनाएगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा। इसको डिटेल में समझेंगे। आरएनए प्राइमर को, आरएनए प्राइमर को हटाएगा, छोटी चेन बनाएगा, और ये छोटी चेन बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी करता है, लेकिन लंबी चेन बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। लेकिन आरएनए प्राइमर हटाने का काम ये फर्स्ट ही कर सकता है, सेकंड और थर्ड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। रिपेयर का काम देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों कर रहे थे, थर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन मेन रिपेयर एंजाइम कौन था बताओ, फर्स्ट, ठीक है। तो मेन एंजाइम कौन है रेप्लिकेशन के लिए, थर्ड, जिसको हम रेप्लिकेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में। अच्छा कौन बर्ग एंजाइम किसको बोलते हैं, फर्स्ट। कौन बर्ग एंजाइम प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में। अब यहाँ पे देखो दो तीन टर्म और दिए हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी। इस चीज को अभी हम कुछ टाइम बाद समझते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ टाइम बाद समझने वाले हैं अगले पेज पे। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज यहाँ पे ले रखी है हमने, इस पेज पे देख सकते हो। नोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट वहां पे नहीं था, यहाँ पे हमने ले रखा है। प्रिंसिपल रिपेयर एंजाइम, इसको कॉनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और डीएनए बनाने का काम भी करता है, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड देखो लीस्ट रिएक्टिव, सेल में सुस्त एकदम लेजी पड़े होते हैं। थर्ड देखो, ये जो थर्ड होता है ये मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए, इसको बोलते हैं इसलिए रेप्लिकेज भी, लीस्ट अबेंडेंट, कम पाया जाता है। और आपको पता है ये लंबी लंबी चेन बनाता है और एक सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, एंटिक मतलब न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जोड़ दिए जाते हैं। एंटिक मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड। एक सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया जाता है, चेन बनाई दी जाती है, ठीक है। अब देखो ये हमने बताया था नई चेन में से 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा चेन फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये छोटी चेन बनाता है और साथ ही साथ गैप को फिल भी करता है। कहाँ पे गैप है, कैसे फिल करेगा, सब कुछ समझेंगे और फिर दोबारा से हम इस पेज को फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ चीजें हमने छोड़ रखी हैं। फॉर्म शॉर्ट चेन, छोटी चेन बनाता है, जैसे पॉलीमरेज फर्स्ट बनाता है, ये लंबी लंबी चेन बनाते हैं। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम फर्स्ट करता है, सेकंड थर्ड नहीं कर सकता है। डीएनए रिपेयर का काम फर्स्ट और सेकंड दोनों करते हैं, लेकिन ये मेन है रिपेयरिंग एंजाइम, ये थर्ड नहीं कर सकता है। ये 5 to 3 डैश एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी, इसको हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, कैसे है। जैसे बात करें रिपेयर एंजाइम की, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए में जैसे हमने रखा है ये बेस है ए टी सी जी जी सी टी। यहाँ पे क्या होगा, टी ए जी सी, ठीक है, टी ए जी सी, या हम इसको लिख दिए ए सी जी टी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जी की जगह क्या आ गया, ए। इस चीज को ध्यान से देखो, ये तो सही चल रहा था, टी ए सी जी, ठीक है, ये तो सही चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे बेस पेयरिंग सही हुई है, लेकिन यहाँ पे देखो जी के साथ ए जुड़ गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, अनवांटेड बेस पेयरिंग हो चुकी है, इससे म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसको हटाया कैसे जाए, इसको रिपेयर कौन करेगा, देखो इसको रिपेयर करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये मेन रिपेयर एंजाइम होता है। अगर ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं है तो यहाँ पे आएगा सेकेंड इसको रिपेयर करने, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हमने समझा रखी है। देखो ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकेंड, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे ये मेन रिपेयर एंजाइम होते हैं। किस तरह से देखो, ये फिर इसको हटा के जी के साथ क्या जोड़ देगा, सी जोड़ देगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। देखो इन तीनों एंजाइम का ड्रॉबैक क्या है, इन तीनों एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, इन तीनों एंजाइम का ड्रॉबैक ये है
ये पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही डीएनए रेप्लिकेशन कभी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेप्लिकेशन की स्टार्ट नहीं करते हैं। देखो ये रेप्लिकेशन की स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करें, रेप्लिकेशन करेंगे, नया डीएनए बनाएंगे, लेकिन स्टार्ट कोई और करता है। वो स्टार्ट कौन है? वो है आरएनए प्राइमर करता है। ठीक है। इट्स एड्स, देखो ये क्या है, इट एड्स न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड। ये न्यूक्लियोटाइड को तो ऐड करेगा, जैसे हमने बोला ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, इसको ओपन कर दिया, अब इससे हमको नई चेन बनाना है। ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है, ये जोड़ेगा तो, लेकिन ये देखो ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया, ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट तो किसी ने और ने किया था। यहाँ पे है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, इसको बोलते हैं प्राइमर। और ये प्राइमर होते हैं 8 to 10 बेस पेयर के, 8 to 10 बेस पेयर। ठीक है। ये जो प्राइमर बने होते हैं, ये प्राइमर एक्चुअली क्या होते हैं, चलो इसको फिर से देख लेते हैं। ये जो प्राइमर होते हैं, ये प्राइमर होते हैं एक्चुअली, ये आरएनए के प्राइमर होते हैं। ठीक है, आरएनए प्राइमर होते हैं। इनमें कितना बेस होता है, ये बहुत छोटे से होते हैं, स्मॉल सेगमेंट होते हैं आरएनए के। ये 8 to 10 बेस पेयर, बस इतने छोटे से। और डीएनए तो हमारा बहुत बड़ा है, 1 सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ दे रहे हैं। तो देखो ये जो आरएनए प्राइमर है, ये स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन को, स्टार्ट रेप्लिकेशन। ठीक है। लेकिन ये चेन नहीं बनाएगा, डीएनए की चेन ये नहीं बना सकता है, स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा प्राइमर। और ये जो प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर यहाँ पे आके जुड़ा या बना, इसको बनाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्राइमेज एंजाइम, या इसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। चलो, तो ये हमने समझा। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड को आपस में कौन जोड़ रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कौन कर रहा है, आपस में कौन जोड़ रहा है इनको, ये काम करते हैं ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड छोटी छोटी चेन बनाते हैं, थर्ड लंबी लंबी चेन बनाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चेन बनी डीएनए की, इस चेन को बनाया किसने, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये बात आई समझ में आपको? ये यही चीज हमने लिखी है कि देखो, first, second, third can't start DNA replication. It adds nucleotide on existing. ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड यहाँ पे बना है, इस पे न्यूक्लियोटाइड को ऐसे जोड़ता तो जाएगा, ये जोड़ता तो जाएगा, लेकिन स्टार्ट नहीं करा, स्टार्ट नहीं किया था। आगे देखो, सो डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन वाज स्टार्टेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है बनाने का, डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, उसको बनाने का काम, स्टार्ट करने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको हम प्राइमेज एंजाइम भी बोलते हैं। इट फॉर्म ए स्मॉल सेगमेंट या चेन ऑफ 8 to 10 बेस पेयर आरएनए प्राइमर। ये जो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो स्टार्ट किया है डीएनए पॉलीमराइजेशन, या हम बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट किया है, ये किसने किया, आरएनए प्राइमर ने किया, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज एंजाइम। ठीक है। ये स्टार्ट करता है कहां से, एट द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट। हमने बताया भी था, ये हमेशा 3' एंड से ही स्टार्ट होता है। ये हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन किया, क्लियर। यहाँ पे बताओ क्या है, ये 3' है तो ये 5' होगा, ये 3' होगा, ये 5' होगा। और हमको पता है कि नया चेन हमेशा किधर बनता है, बताओ, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन बनेगा। तो अगर ये 3 है तो ये क्या होगा 5, ये होगा 3। तो नई चेन, न्यू चेन सिंथेसाइज कहाँ हो रही है, 5 to 3 डायरेक्शन में। लेकिन ये हो किस पे रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है, बताओ किस पे हो रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। नई चेन कहाँ बन रही है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ठीक है। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। नई चेन जो बन रही है उसकी पोलरिटी क्या है, बताओ, नई चेन बनने की पोलरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या होगी बताओ, टेम्पलेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे, कई बार क्वेश्चन आया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है, इट फॉर्म स्मॉल आरएनए सेगमेंट चेन 8 to 10 बेस पेयर, जिसको हमने आरएनए प्राइमर बोला। ये आरएनए प्राइमर कहाँ पे जुड़ेगा, एट एंड ऑफ टेम्पलेट, 3' एंड ऑफ टेम्पलेट। तो ये 3' एंड ऑफ टेम्पलेट आरएनए प्राइमर यहाँ पे बना, ये आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर आके अटैच हुआ और यहाँ पे ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ये बातें हमने क्लियर की, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन बताए। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट अभी छूटे हुए हैं, उसको हम कराएंगे। ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
आज यहीं तक करेंगे। इसमें कोई डाउट है? ओके।